इसमें कोई विस्फोटक, छर्रे फैलाने वाली परत या धमाके की लहर नहीं है। ये लक्ष्य को उड़ाता भी नहीं है। ये प्रभावी रूप से बस उसमें टकराकर उसे मिटा देता है। यह खतरे को इतनी जोर से टकराता है कि केवल गतिज ऊर्जा ही दुश्मन की मिसाइल को धूल और गिरती हुई कबाड़ में बदल देती है। पता लगाओ, निर्णय लो और जल्दी अवरोधन करो, क्योंकि संकीर्ण पट्टी की रक्षा में गहराई में बहुस्तरीय रक्षा की गुंजाइश नहीं होती। आप या तो इसे हवा में पकड़ते हैं या नहीं। यह खास सिस्टम एक अजीब सी जगह पर स्थित है। सालों तक लोग पूछते रहे कि इसे बनाया ही क्यों गया था। जब इजराइल, जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, के पास पहले से ही मशहूर आयरन डोम है, तो इसकी जरूरत ही क्यों है? यह भी सवाल है कि 2018 में इसकी पहली कॉम्बैट लॉन्च उलझन भरे विफल अवरोधन में क्यों खत्म हुई। कई साल बाद इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह सिस्टम ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए जिम्मेदार था। यह डेविड स्लिंग है, एक ढाल की मध्य परत, जिसे तब भी काम करना होता है जब वह संख्या में कम हो। स्लिंग क्या है? ठीक है, इस मशीन को समझने के लिए आपको पहले इसके पीछे की सोच को समझना होगा। आप अक्सर इजराइल के आयरन डोम के बारे में सुनते हैं, लेकिन वो तो पूरे पहेली का सिर्फ एक हिस्सा है। इजराइल की मिसाइल रक्षा प्रणाली एक परतदार ढाल है, न कि एकल ढाल। केक के सबसे नीचे आपके पास आयरन डोम है, जो बहुत कम दूरी की चीजों को संभालता है, और सबसे ऊपर यानी अंतरिक्ष में आपके पास एरो सिस्टम है, जो लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को संभालता है। और आखिरकार एक लेजर सिस्टम भी होगा, जिसे आयरन बीम कहा जाएगा। लेकिन ठीक बीच में जो इस अंतर को पाटता है, वह डेविड स्लिंग है। डेविड स्लिंग को बड़े कैलिबर रॉकेट, कम दूरी बैलिस्टिक मिसाइलें और अन्य नए खतरों को रोकने के लिए बनाया गया है। लेकिन यह बीच का क्षेत्र वास्तव में सबसे कठिन जगह है, और इसका कारण यह है, इस रेंज के खतरे बहुत तेज और बहुत भारी होते हैं, जिन्हें सस्ते, कम दूरी के इंटरसेप्टर विश्वसनीय रूप से संभाल नहीं सकते। लेकिन इनकी संख्या इतनी है कि आप अपनी विशाल कई मिलियन डॉलर की अंतरिक्ष मिसाइलें इन पर खर्च नहीं कर सकते। आप ऐसे टारगेट से निपट रहे हैं जो दिशा बदल सकते हैं, रडार से छुपने के लिए नीचे उड़ सकते हैं, या कंप्यूटर को भ्रमित करने के लिए मिले जुले हमलों की शक्ल में आ सकते हैं। और बात यह है कि डेविड स्लिंग सिर्फ रॉकेट गिराने के लिए नहीं बनाई गई थी। 2024 में रिपोर्ट्स आईं कि एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल को एक एंटी मिसाइल ने इंटरसेप्ट किया। यानी मिसाइल को मारने के लिए बनी मिसाइल ने एयरक्राफ्ट को मारने वाली मिसाइल को गिरा दिया। हम उस उलझन भरी स्थिति पर बाद में वापस आएंगे। वो अंदर आयरन डोम ही क्यों काफी नहीं था? इसका जवाब जानने के लिए हमें अंतर देखना होगा। रक्षा कवरेज के नक्शे में आयरन डोम नजदीक से दागे रॉकेट से किसी शहर या बेस की सुरक्षा करता है। एरो सिस्टम पूरे देश को उन मिसाइलों से बचाता है जो सैकड़ों या हजारों किलोमीटर दूर से दागी जाती हैं। लेकिन इन दोनों के बीच एक अंतर था। यही वो अजीब सा बीच वाला हिस्सा है। हम 100-200 किलोमीटर रेंज के खतरों की बात कर रहे हैं। इजराइल दशकों से रॉकेट खतरों का सामना कर रहा है, लेकिन 1991 की खाड़ी युद्ध के बाद इसमें बड़ा बदलाव आया। खतरे अब सिर्फ उड़ते हुए टेलीफोन पोल नहीं रहे, यानी साधारण बिना दिशा निर्देश वाले धातु के पाइप, जिनमें विस्फोटक भरे होते थे और जो एक अनुमानित रास्ते पर चलते थे। अगर रॉकेट बिना दिशा निर्देश के है, तो आप तुरंत जान सकते हैं वो कहां गिरेगा। अगर वो खाली मैदान में गिरेगा, तो उसे गिराने की जरूरत नहीं। लेकिन मध्यम दूरी का खतरा पूरी तरह से अलग किस्म का है। हम यहां बड़े कैलिबर के रॉकेट्स की बात कर रहे हैं, जो आकार में बड़े, भारी होते हैं और बहुत दूर तक उड़ सकते हैं। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें जो तेजी से और तीखे कोण से आती हैं, और यहां तक कि क्रूज मिसाइलें और ड्रोन भी जो दिशा बदल सकते हैं। अब आयरन डोम वाकई में एक शानदार तकनीक है, लेकिन उससे एक भारी गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए कहना ऐसा है जैसे किसी गोली को अपने हाथों से रोकने की कोशिश करना। यह काम नहीं करेगा। आपको तेज, लंबी मार वाला और ज्यादा स्मार्ट सिस्टम चाहिए। इसी कारण 2006 में डेविड स्लिंग पर काम शुरू हुआ, जो सिर्फ इजरायली प्रोजेक्ट नहीं था। यह एक मेगा प्रोजेक्ट था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी था। इसे इजराइल की राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स और अमेरिकी रेथियोन ने मिलकर विकसित किया। इसमें यूएस मिसाइल डिफेंस एजेंसी से फंडिंग और टेस्टिंग समर्थन मिला। वे सिर्फ नया मिसाइल नहीं, बल्कि पूरा सिस्टम बना रहे थे। सिर्फ तेज रॉकेट होना काफी नहीं है। आपको एक ऐसा रडार चाहिए जो इन खास खतरों को देख सके। एक बैटल मैनेजमेंट सेंटर चाहिए जो मिली सेकंड्स में जीवन या मृत्यु के फैसले ले सके।
और एक ऐसा लॉन्चर चाहिए जो इंटरसेप्टर को आसमान के सही हिस्से में भेज सके। ऐसा रोबोट कैसे बनाते हैं जो 50 मील दूर दिशा बदलते लक्ष्य को देख, पीछा कर और सटीक निशाना लगा सके? शुरुआत एक जोड़ी आंखों से होती है। ओरिजिन। शुरुआत में इस प्रोजेक्ट का नाम जादुई छड़ी रखा गया था, मानो वो हैरी पॉटर की दुनिया से निकला हो। लेकिन बाद में इसे डेविड स्लिंग नाम दिया गया, जिसका संदर्भ स्पष्ट है। ये बाइबल की कहानी है जिसमें एक कमजोर व्यक्ति सटीक वार से विशालकाय को गिरा देता है। आधुनिक इंजीनियरिंग में भी ये नाम सिस्टम के काम को दर्शाता है, क्योंकि ये ताकत पर निर्भर नहीं करता, ये केवल गति और सटीकता पर निर्भर करता है। रेथियोन के साथ साझेदारी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे संभावनाएं बदलती हैं। यह सिर्फ हार्डवेयर खरीदना नहीं, बल्कि सहविकास था। अमेरिकी फंडिंग और औद्योगिक क्षमता इजरायली युद्ध आवश्यकताओं से मिल रही थी। 2010 के दशक के मध्य में सिस्टम परीक्षण चरण में था। 2012 और 2015 के बीच उन्होंने नेगेव रेगिस्तान में कई तीव्र इंटरसेप्ट परीक्षण किए। रडार को एक डमी मिसाइल को पहचानना था, बैटल मैनेजमेंट सिस्टम को रियल टाइम में ट्रेजेक्टरी की गणना करनी होती है और लॉन्चर को स्टनर मिसाइल दागनी होती है ताकि वो आसमान में सही जगह मिले। अगर इनमें से कोई भी चीज पल भर को भी फेल होती तो मिशन असफल हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2015 के अंत में यह सिस्टम इजरायली एयरफोर्स को सौंपा गया और अप्रैल 2017 में हत्जोर एयरबेस पर डेविड स्लिंग को ऑपरेशनल घोषित किया गया। फीता काटा गया, स्क्रीन चालू हुई। ऐसा लग रहा था कि अंतर को पाट दिया गया है, लेकिन कागजों पर ऑपरेशनल होना और युद्ध के लिए तैयार होना, ये दोनों एक जैसे नहीं हैं। तो इसके युद्ध में पहली बार इस्तेमाल की बात करने से पहले, जो पहले ही बता दें थोड़ा गड़बड़ था, हमें इसकी गहराई में झांकना होगा। ये चीज कैसे काम करती है? ये कैसे काम करता है? ठीक है, डेविड स्लिंग को समझने के लिए आपको इसे एक मिसाइल बैटरी के रूप में सोचना बंद करना होगा। यह मिसाइल बैटरी नहीं है, जैसा कि हमने कहा, यह कई सिस्टमों से मिलकर बना सिस्टम है। असल में ये 3 चीजें हैं जो एकदम तालमेल में साथ काम करती हैं: आंखें, दिमाग और मुट्ठी। आइए आंखों से शुरू करें। डेविड स्लिंग में ELM 2084 रडार है जिसे एल्टा ने बनाया। ये ऐसा रडार है, यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे। पुराना रडार थोड़ा लाइट हाउस जैसा होता है। यह घूमती रोशनी की किरण है जो सिर्फ उसी चीज को दिखाती है जिस पर उस वक्त रोशनी पड़ती है। अगर किरण उत्तर की ओर है तो उसे दक्षिण का पता नहीं चलता। ELM 2084 एक मक्खी की संयुक्त आंख की तरह है। यह सैकड़ों छोटे ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल से बना है जो बिना एंटीना घुमाए रडार किरण को इलेक्ट्रॉनिक रूप से घुमा सकते हैं और कई दिशाओं में देख सकते हैं। ये एक लक्ष्य को ट्रैक, नए लक्ष्यों की खोज और तीसरे लक्ष्य की ओर मिसाइल निर्देशित कर सकता है। इसके आंकड़े वाकई जबरदस्त हैं। सर्विलांस मोड में ये बताया गया है कि ये एक साथ 1100 अलग-अलग लक्ष्यों को 470 किलोमीटर तक की दूरी पर ट्रैक कर सकता है। ये वही रडार परिवार है जो आयरन डूम में भी इस्तेमाल होता है, यानी ये केवल अलग-अलग सिस्टम नहीं है, ये सब मिलकर काम कर रहे हैं और एक ही भाषा बोल रहे हैं। अब अगला है दिमाग। ये है बैटल मैनेजमेंट सेंटर, जिसका अजीब सा उपनाम है गोल्डन बादाम। ये कंटेनर एलिस्रा द्वारा बनाए सर्वर और स्क्रीन से भरा है। इसका काम है रडार से आने वाले उस अराजक डेटा की बार 1100 उड़ती वस्तुएं को तुरंत छांटना। क्या ये कोई पक्षी है? क्या ये विमान है या अपना लड़ाकू विमान? मैं तो सुपरमैन कहने वाला था। या ये कोई सीरियाई टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है जो तेल अवीव जा रही है? गोल्डन बादाम उस नाम में क्या है पता नहीं क्यों, लेकिन अजीब है। उसे खतरे की पहचान करनी होती है, पता लगाना होता है कि वो कहां गिरेगा और तय करना होता है कि उसे मार गिराना है या नहीं। अगर मिसाइल रेगिस्तान की ओर हो तो वो जाने देता है, आबादी की ओर हो तो रोकता है, फिर इंटरसेप्शन पॉइंट निकालकर लॉन्चर असाइन कर फायर कमांड देता है। और अब हम मुट्ठी यानी स्टनर इंटरसेप्टर पर आते हैं। यह सिस्टम का वो भाग है जो जमीन से उड़ता है। स्टनर मिसाइल की तस्वीर में सबसे पहले उसकी नाद दिखती है। ये अजीब, असममित और तिरछी दिखती है, कुछ डॉल्फिन की नाद जैसी। ये एरोडायनामिक गलती नहीं है। अधिकतर मिसाइलों में एक ही सीकर, आमतौर पर नाद में रडार होता है। स्टनर दोहरे सीकर सिस्टम का इस्तेमाल करती है, जिसमें बादल या बारिश में टारगेट ट्रैक करने के लिए रडार सेंसर और हीट सिग्नेचर पहचानने के लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर होता है। समस्या ये है कि अगर आप ये दोनों सेंसर आगे लगा दें तो वे एक दूसरे के रास्ते में आ जाते हैं।
इसलिए इंजीनियरों ने ये तिरछी डॉल्फिन जैसी नाक वाला नोज कोन डिजाइन किया। ये दोनों सेंसरों को एक साथ बिना एक दूसरे को ब्लॉक किए टारगेट का साफ दृश्य देखने की अनुमति देता है। ये दिखने में डॉल्फिन जैसा अजीब है, लेकिन काम करता है। दूसरी इंजीनियरिंग ट्रिक है मोटर। स्टनर मल्टीपल्स रॉकेट मोटर का इस्तेमाल करता है। अधिकतर रॉकेट मिसाइलें माचिस की तरह जलती हैं। सारा ईंधन एक साथ तेजी से जला देती हैं और फिर बिना ईंधन उड़ती हैं। अगर लक्ष्य आखिरी समय दिशा बदलता है तो बिना ईंधन उड़ती मिसाइल के पास उसे पकड़ने की ऊर्जा नहीं होती। स्टनर एक धावक जैसा है। यह पहली पल्स से उड़ान भरता है और रफ्तार पकड़ता है, फिर ऊर्जा बचाने के लिए बंद होकर बिना ईंधन उड़ सकता है। जब यह लक्ष्य के करीब पहुंचता है, यानी अंतिम चरण में, तो यह दूसरी पल्स को प्रज्वलित करता है। इसकी जबरदस्त गति और ऊर्जा से यह तेज मोड़ लेता है और पैतरेबाजी कर रहे लक्ष्य का पीछा कर सकता है। अंत में हिट टू किल मैकेनिज्म की बात करें। जैसा मैंने बताया, स्टनर में वारहेड नहीं है, यह काइनेटिक इंपैक्टर है। पुरानी एंटी एयर मिसाइलें शॉटगन जैसी थीं, जो लक्ष्य के पास फ्रैगमेंटेशन वारहेड फोड़कर टुकड़ों से दुश्मन के विमान या मिसाइल को नुकसान पहुंचाती थीं। डेविड स्लिंग एक स्नाइपर बुलेट है, जो दूसरी बुलेट को हाइपरसोनिक स्पीड से टकराकर उसे नष्ट कर देती है। टक्कर की ऊर्जा से लक्ष्य वाष्पित हो जाता है। इसका फायदा यह है कि यह सुनिश्चित करता है कि खतरा पूरी तरह से खत्म हो जाए। ब्लास्ट फ्रैगमेंटेशन। वारहेड न्यूक्लियर या केमिकल वारहेड को नुकसान तो पहुंचा सकता है, पर पूरी तरह नष्ट नहीं कर सकता, जिससे वह शहर पर गिरकर फट सकता है। हिट टू किल में आप वारहेड को ऊपरी वायुमंडल में धूल बना रहे हैं, तो आपके पास एक रडार है जो सब कुछ देख सकता है। आपके पास एक दिमाग है जो मैक 5 की स्पीड पर 3D शतरंज खेल सकता है, और आपके पास एक गाइडेड बुलेट है जो अजीब तरह से डॉल्फिन जैसी दिखती है। सारे परीक्षण बेदाग थे, लेकिन असली दुनिया में परफेक्ट सिस्टम भी फेल हो जाते हैं। 2018 में डेविड स्लिंग की पहली असली जंग में चीजें योजना के मुताबिक नहीं हुईं। लड़ाई में पहली बार इस्तेमाल और वास्तविक दुनिया में परख। 2018 तक डेविड स्लिंग स्थापित हो चुका था, क्रू को ट्रेनिंग मिल चुकी थी और माना जा रहा था कि अब कोई कमी नहीं बची थी। किसी भी जटिल मशीन की तरह जब आप पहली बार इसे चालू करते हैं तो चीजें अजीब हो सकती हैं। 23 जुलाई 2018 को उत्तरी इजराइल में सायरन बजने लगे। सिस्टम के रडार ने सीरिया संघर्ष के दौरान दागी गई 2 S-21 तोचका मिसाइलें पकड़ लीं। कंप्यूटर ने पता लगाया कि वे इजरायली क्षेत्र की ओर थीं। गोल्डन आलमंड के बैटल मैनेजमेंट सेंटर ने फैसला किया, समय आ चुका था। 2 स्टनर इंटरसेप्टर रेल से गरज कर निकले। सिस्टम की पहली तैनाती थी, लेकिन जब इंटरसेप्टर हवा में थे, रडार ने ट्रैक अपडेट किया। सीरियाई मिसाइलें सीमा पार नहीं कर रही थीं, वे सीरिया के अंदर ही गिरने वाली थीं। खतरा टल गया था। इंटरसेप्टरों को आबादी में गिरने से बचने के लिए हवा में नष्ट होने का आदेश मिला। डेविड स्लिंग पहली बार मैदान में बुलाया गया। उसने कोशिश की, लेकिन पूरी तरह सफल नहीं हुआ। मेरा मतलब है, तकनीकी रूप से यह एक सफल निर्णय प्रक्रिया थी, लेकिन देखने में यह कुछ गड़बड़ जैसा लगा, और कई सालों तक यही कहानी रही। $1 अरब का सिस्टम, लेकिन एक भी पक्की सफलता नहीं। लेकिन मई 2023 में सब कुछ बदल गया। गाजा में संघर्ष के दौरान एक बड़े कैलिबर का रॉकेट तेल अवीव की ओर दागा गया। यही वो मध्यम स्तर का खतरा था जिसके लिए यह सिस्टम बनाया गया था। इस बार इंटरसेप्टर ने खुद को नष्ट नहीं किया, बल्कि लक्ष्य से टकराया। रॉयटर्स और अन्य मीडिया ने इसे सिस्टम की पहली पक्की इंटरसेप्शन बताया। सालों तक किनारे बैठने के बाद डेविड स्लिंग आखिरकार एक ऐसा स्तर बन गया था जिसने सच में अपना काम किया था। लेकिन फिर उसकी भूमिका बदलने लगी। फरवरी 2024 में खबर आई कि एक इजरायली हर्मेस 450 ड्रोन, जो निगरानी यूएवी है, लेबनान के ऊपर उड़ते समय उस पर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल दागी गई। आमतौर पर ड्रोन की रक्षा मिसाइल को जाम करके या ड्रोन को मोड़ कर की जाती है, लेकिन इस बार डेविड स्लिंग ने इंटरसेप्टर दागा। एक वायु रक्षा प्रणाली द्वारा दूसरे देश के ऊपर उड़ रहे ड्रोन पर दागी गई वायु रक्षा मिसाइल को गिराना, जो कि काफी हैरान करने वाला है। भविष्य में आपका स्वागत है। तो सटीक रूप से कहें तो रिपोर्ट्स के अनुसार थोड़ी ही देर बाद ड्रोन पर दूसरी मिसाइल भी दागी गई और फिर भी ड्रोन क्रैश हो गया। यह पूरी तरह सफल बचाव नहीं था, लेकिन इससे साबित हुआ कि यह प्रणाली सिर्फ बैलिस्टिक प्रक्षेपवक्र ही नहीं, बल्कि फुर्तीली सुपरसोनिक सैन्य मिसाइलों को भी ट्रैक कर सकती है और मार सकती है। फिर आया अप्रैल 2024। ये वो पल था जब लेयर डिफेंस कॉन्सेप्ट की सबसे बड़ी परीक्षा हुई, जब ड्रोन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों के सीधे हमले का सामना करना पड़ा।
जहां एरो सिस्टम ने स्पेस बेस्ड खतरों को संभालने के लिए सुर्खियां बटोरी और आयरन डोम ने भारी मात्रा में हमलों को रोका, वहीं डेविड स्लिंग उस महत्वपूर्ण मध्य स्तर पर काम कर रहा था। यह आर्किटेक्चर की स्ट्रेस टेस्ट थी, जिससे साबित हुआ कि अलग सिस्टम बिना नेटवर्क क्रैश टारगेट सौंप सकते हैं। अक्टूबर 2024 तक हमले और जटिल हो गए थे। रॉयटर्स के अनुसार बाद के हमले और भी बड़े और उन्नत थे, जो मिसाइल रक्षा प्रणालियों पर दबाव डालने और रडार पर अत्यधिक बोझ डालने के लिए डिजाइन किए गए थे। यह याद दिलाता है कि कोई भी ढाल पूरी तरह अभेद्य नहीं होती। लेकिन सबसे बड़ी पुष्टि हाल ही में जून 2025 में मिली। सालों से कहा जाता रहा था कि डेविड स्लिंग बैलिस्टिक मिसाइलों से निपट सकता है, लेकिन दावा करना और उसे सच में कर दिखाना दो अलग बातें हैं। डिफेंस न्यूज ने बताया कि इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की कि डेविड स्लिंग ने उस महीने ऑपरेशन में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया। डेविड स्लिंग मिडिल लेयर के लिए बना था, लेकिन जून 2025 में इजराइल रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इसने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें रोकने में मदद की। यही वो पल था जब इंजीनियरिंग का सिद्धांत सच साबित हुआ, और वे अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ही महीने पहले अगस्त 2025 में रक्षा मंत्रालय और अमेरिकी मिसाइल डिफेंस एजेंसी ने लाइव फायर परीक्षणों की नई श्रृंखला पूरी की। वे पुराने संस्करण की जगह भविष्य के खतरों के लिए नया सॉफ्टवेयर बिल्ड टेस्ट कर रहे थे। अर्थशास्त्र, सीमाएं और संतृप्ति समस्या। और ये हमें एक काफी असहज सच्चाई तक ले आता है। पैसा महत्वपूर्ण है, रक्षा बजट की लड़ाई है, जबकि हमलावर को बढ़त मिलती है। आक्रमण रक्षा से सस्ता होता है, जैसे साधारण रॉकेट कुछ $1000 का होता है। एक उन्नत गाइडेड मिसाइल की कीमत शायद कुछ लाख डॉलर होगी, लेकिन स्टंडर इंटरसेप्टर? खैर, CSIS के अनुमान के अनुसार एक मिसाइल की कीमत लगभग $1 मिलियन पड़ती है। अब आप सिर्फ मिसाइल और रॉकेट की कीमत की तुलना नहीं कर रहे हैं, आप मिसाइल की कीमत की तुलना उस इमारत, पावर प्लांट या मोहल्ले से कर रहे हैं जिस पर रॉकेट गिरने वाला है। ऐसे में $1 मिलियन सस्ता सौदा लगता है। लेकिन समस्या सिर्फ कीमत की नहीं है, बल्कि मात्रा की भी है। यहां तक कि जब आप जीत भी रहे हैं, तब भी आप बहुत खर्च कर रहे हैं। अगर दुश्मन 100 सस्ते रॉकेट दागे और आप $100 मिलियन के इंटरसेप्टर, तो आप जंग तो जीत सकते हैं, लेकिन इतनी तेजी से पैसा बहाना लंबे समय तक बनाए रखना बहुत मुश्किल है। यह सैचुरेशन समस्या की ओर ले जाता है। हर डिफेंसिव सिस्टम, चाहे वो कितना भी एडवांस्ड क्यों ना हो, उसकी भी एक सीमा होती है। रडार 1000 टारगेट देख सकता है, पर फायर कंट्रोल कंप्यूटर 1 सेकंड में कुछ ही सॉल्यूशंस बना सकता है, और लॉन्चर में सिर्फ 12 मिसाइलें होती हैं। एक साथ कई खतरे आने पर सिस्टम ओवरवेल्म हो जाता है। ये टेक्नोलॉजी की नाकामी नहीं, बल्कि उसकी क्षमता की कमी है। ये ज़ॉम्बी एपोकलिप्स जैसी समस्या है। परफेक्ट गन और सही निशाना भी बेकार है। अगर 50 ज़ॉम्बी सामने हों और आपके पास सिर्फ 6 राउंड वाला रिवॉल्वर हो, तो आप हार जाएंगे। ज़ॉम्बी आपका दिमाग खा लेंगे। इसीलिए सैन्य विश्लेषक और रॉयटर्स जैसी एजेंसियां याद दिलाती हैं कि कोई भी रक्षा प्रणाली पूरी तरह अभेद्य नहीं होती, चाहे सफलता दर 90% या 95% भी हो। अगर दुश्मन पर्याप्त मिसाइलें दागता है, तो कुछ मिसाइलें जरूर पार कर जाएंगी, और जब वारहेड्स बड़े हों, तो कुछ भी बहुत ज्यादा होता है। यह ध्यान को जादुई तकनीक से हटाकर साधारण लॉजिस्टिक्स पर लाता है। क्या आप पर्याप्त अवरोधक मिसाइलें बना सकते हैं, और क्या उन्हें लॉन्चरों तक पर्याप्त तेजी से पहुंचाया जा सकता है? CSIS रिपोर्ट्स के अनुसार स्टनर के पुर्जे इजराइल और अमेरिका दोनों में बनते हैं, जिससे अमेरिकी औद्योगिक आधार से सप्लाई लाइन बनी रहती है। अगस्त 2025 के हालिया अपग्रेड टेस्ट सिर्फ क्षमता नहीं, बल्कि सक्रिय और विकसित प्रोडक्शन लाइनों का संकेत भी थे। पर गणित को धोखा देने का तरीका है। हर शॉट पर $1 मिलियन की लागत वाले इस अभिशाप को खत्म करने का तरीका है, और इसमें शील्ड की अगली परत आयरन बीम शामिल है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक हाई एनर्जी लेजर सिस्टम की टेस्टिंग पूरी हो गई है, और इसके 2025 के अंत तक चालू होने की उम्मीद है। ये काइनेटिक सिस्टम्स का बोझ कम करने के लिए डिजाइन है, जिससे रॉकेट्स और ड्रोन को प्रकाश किरण से नष्ट किया जा सके। ये क्यों मायने रखता है? क्योंकि एक लेजर शॉट की कीमत उतनी ही होती है जितनी उसे जनरेट करने में बिजली लगती है। यहां हम डॉलर की बात कर रहे हैं, अरबों डॉलर की नहीं। यह बड़ा फर्क है, लेकिन यह किसी और वीडियो का विषय है। निर्यात और आगे क्या आता है। डेविड स्लिंग एक खास मिसाल थी, जिसे इजराइल ने अमेरिका की मदद से
सिर्फ अपने लिए बनाया था। पहले यह सिस्टम सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित था, लेकिन जैसे ही भू राजनीति बदली, ये वैश्विक हो गया। फिनलैंड के नाटो में शामिल होते ही उन्हें उच्च ऊंचाई वायु रक्षा की तुरंत जरूरत पड़ी। उन्होंने बाजार में ना कोई यूरोपीय सिस्टम चुना, न पूरी तरह अमेरिकी, बल्कि डेविड स्लिंग लिया। यह बड़ी खबर थी। कुछ रडार खरीदना अलग बात है, लेकिन अपनी राष्ट्रीय वायु रक्षा, यानी वह ढाल जो आपकी राजधानी की रक्षा करती है, को किसी विदेशी डिजाइन पर दांव पर लगाना बिल्कुल अलग बात है। और ये असली दुनिया में मान्यता मिलने का सबसे बड़ा प्रमाण है। इस सौदे की कीमत लगभग 316 मिलियन यूरो बताई गई थी, लेकिन दिलचस्प बात इसकी बारीकियों में छुपी है। फिनलैंड की कोटेशन की मांग में खास तौर पर ऐसे सिस्टम की बात कही गई थी जो कम से कम 15,000 मीटर की ऊंचाई पर लक्ष्यों को रोक सके। वे ऐसा कुछ चाहते थे जो ऊपरी वायुमंडल की पतली हवा में ऊंचाई तक पहुंच सके और खतरों को खत्म कर सके। क्योंकि यह सिस्टम अमेरिका के साथ मिलकर विकसित किया गया था, इसलिए वॉशिंगटन को इस सौदे पर मंजूरी देनी पड़ी। मंजूरी मिलने पर डेविड स्लिंग पहली बार इजराइल से बाहर स्कैंडिनेविया के जमे जंगलों में पहुंचा। इससे साफ हुआ कि मध्य स्तर की यह समस्या सिर्फ इजराइल की नहीं है, यह एक आम समस्या है और तकनीक खुद भी फैल रही है। मेगा प्रोजेक्ट्स को, जैसा कि आप जानते हैं, अच्छे स्पिन ऑफ्स बहुत पसंद हैं और यह वाला तो बहुत बड़ा है। रेथियोन स्टनर इंटरसेप्टर का वेरिएंट स्काईसेप्टर नाम से बन रहा है, जो शानदार नाम है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। डेविड स्लिंग से बेहद एडवांस्ड डॉल्फिन नो स्किल व्हीकल लें और उसे पैट्रियट सिस्टम जैसी दूसरी एयर डिफेंस बैटरियों के लिए कम लागत वाले जोड़ने योग्य मॉड्यूल में ढालें। इसका उद्देश्य है कि सीधी टक्कर से मार गिराने वाली सटीकता मिले, लेकिन महंगे इंटरसेप्टर्स की कीमत ना चुकानी पड़े। यह स्टनर को एक खास इजरायली मिसाइल से वैश्विक तकनीकी प्लेटफॉर्म बना देता है। मुख्य कहानी बिक्री नहीं, विकास है। डिफेंस सिस्टम कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। अगर आप अपग्रेडिंग रोक दें तो ये 5 साल में पुराना हो जाएगा। अगस्त 2025 के लाइव फायर टेस्ट इसलिए अहम थे क्योंकि वे सिर्फ मिसाइल की कार्यक्षमता नहीं, बल्कि ऐसे खतरों का भी अनुकरण कर रहे थे जो अभी बड़े पैमाने पर मौजूद भी नहीं हैं। वे आज 2030 की जंग लड़ रहे हैं ताकि वे इसे कल न हारें। ठीक है, तो अब हम कहां हैं? डेविड स्लिंग एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो शॉर्ट रेंज आयरन डोम और स्पेस कैपेबल एरो के बीच की खाली जगह भरने के लिए शुरू हुआ था। यह 3 हिस्सों की मशीन है। रडार मक्खी जैसा देखता है, दिमाग शतरंज खिलाड़ी सा सोचता है और मिसाइल मालगाड़ी जैसी टकराती है। लेकिन उस लेजर को याद रखिए जिसका जिक्र हमने किया था, जिसकी लागत दसियों लाख डॉलर के बजाय सिर्फ कुछ डॉलर है। वो सिस्टम आयरन बीम ऑनलाइन आने की तैयारी कर रहा है और संभवतः मिसाइल डिफेंस की लागत को हमेशा के लिए बदल सकता है। क्या प्रकाश की किरण गाइडेड मिसाइल की जगह ले सकती है? जैसा मैंने कहा, यह कहानी किसी और वीडियो के लिए है। धन्यवाद।